नमस्कार, स्वागत है आपका, जहां आज हम फिर से सोने चांदी पर स्पेशल शो आपके लिए लेकर आए हैं। लाख टके की बात, जहां हम आपको गोल्ड क्या 1 लाख रुपए हो जाएगा, क्या ये अतिशयोक्ति है या 1 लाख की संभावनाएं भी बन रही है? अगर है तो कब तक सोना 1 लाख रुपए तक जा सकता है? इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे और साथ ही उससे पहले क्या क्या रिस्क फैक्टर है, जिस तरह की तेजी सोने में आई है, किस वजह से आई है, कौन खरीद रहा है, इस भाव पर भी सोना, तमाम मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ इस खास पेशकश में 5 मेहमान हैं। भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से, सचिन गुप्ता हैं हमारे साथ 5 पैसा कैपिटल के, मनोज जैन है पृथ्वी फिनमार्ट से, महेंद्र लुनिया है विघ्नहर्ता गोल्ड से और सैम मेहरा हैं जीजेसी के चेयरमैन। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले महेंद्र लुनिया आपके पास आते हैं। क्या लग रहा है आपको, इस तेजी की वजह आप क्या देख रहे हैं और इतनी तेजी के बाद भी कौन सोना खरीद रहा है? अगर आप देखो विष्णु मोहन जी की अनसर्टनिटी पूरे वर्ल्ड में छाई हुई है और दो युद्ध चल रहे हैं। बाकी की भी चीजें हैं, जैसे कि अमेरिका का जो डेट है आज टोटली हाई पे है। काफी सारे देश अपनी करेंसी या अपना फॉरेन रिजर्व गोल्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। गए 4 से 5 सालों में भारत ने भी अपना गोल्ड का रिजर्व 812 टन तक बढ़ाया हुआ है। साथ ही में कई यूरोपीय कंट्रीज की हालत बिगड़ी हुई है। ऐसे में जो इन्वेस्टर है उनके सामने अदर कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है सिवाय गोल्ड की। और सबसे बड़ी चीज आज के डेट में अनसर्टेनिटी जितनी भी बढ़ती है, गोल्ड में तो इन्वेस्टमेंट होता है, ये सभी को पता है। तो आज के डेट में मुझे ऐसा लगता है कि आज भी अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। हाल ही के दिनों में आपको फिर से एक बार मौका मिलेगा जहां पर आप गोल्ड में अपना इन्वेस्टमेंट कर पाओगे और एक एक एंट्री लेवल मिलेगा जहां पर से आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। गोल्ड के भाव आगे के 2 से 3 साल में आपको 1 लाख रुपया प्रति तोला होते हुए दिखेंगे। ये बात हमने दिसंबर में भी आपके महाकुंभ में भी करी हुई थी, अगर आपको याद हो। बिल्कुल सही कहा था आपने, कहा था, लेकिन हमने एक पोल भी किया था कि 1 लाख सोना कब तक जा सकता है, तो वहां पर ब्रोकरेज हाउसेस की क्या रिपोर्ट है, उन लोगों ने इसके पीछे क्या दलील दी है, उनके तर्क क्या है, आइए वो आपको बता देते हैं। हमने एसएमसी ग्लोबल से पूछा तो उन्होंने कहा कि 2 से 3 साल लग सकता है सोना को 1 लाख रुपए तक जाने में। ऑगमोंट गोल्ड का भी यही कहना था, उनको भी लगता है कि 2 से 3 साल में सोना 1 लाख का हो सकता है। वहीं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज को लगता है कि 2025 यानी अगले साल के अंत तक सोना 1 लाख रुपए का हो सकता है। निर्मल बंग को लगता है कि 2 साल तक तो 1 लाख का लेवल नहीं दिखता है सोने में। पैराडाइम कम्युनिटी को लगता है कि यहां से तेजी हो सकती है कि अगर बड़े कोई युद्ध हो जाए, इकोनॉमिक ट्रबल कुछ बड़े हो जाए तब आ जाए। अदरवाइज उनको लगता है कि 1 साल में सोना काफी तेजी से नीचे आएगा, 60,000 रुपए तक के लेवल भी दिख सकते हैं। ये पैराडाइम कम्युनिटी के बीरेन वकील जी की राय है। मोतीलाल ओसवाल की राय यह है कि अनुमान लगाना मुश्किल है कि सोना कब तक 1 लाख होगा। इस तरह के प्राइस लॉन्ग टर्म के लिए इतनी जल्दबाजी में अनुमान लगाना काफी मुश्किल है, ये मोतीलाल ओसवाल की राय है। 5 पैसा कैपिटल की तरफ से उनको लगता है कि 2025 की पहली तिमाही तक हो सकता है कि ये लेवल दिख दे, हालांकि वो भी कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे थे। कोटक सिक्योरिटीज को लगता है कि 2026 तक 1 लाख का लेवल गोल्ड पर दिख सकता है, हालांकि ये जल्दबाजी होगी, काफी दूर है अभी। जिस तरह की तेजी आई है इसी पर लोगों को अब सवाल उठ रहा है कि ये तेजी क्यों आई है। सचिन जी, क्या लग रहा है, आप कैसे इस पूरे सिनेरियो को रीड कर रहे हैं और आपका क्या कहना है? क्या 1 लाख का लेवल मुश्किल है, काफी मुश्किल है वहां तक जाना, आप क्या कहेंगे? सचिन गुप्ता, आपसे मेरा सवाल था। गुड इवनिंग विश्वमोहन जी। वेल देखिए, काफी बड़ा लेवल है यहाँ पर जो कि चेस करने की बात चल रही है। नो डाउट पिछले कुछ टाइम में हमने जिस तरीके से अनसर्टेनिटी बढ़ने के कारण जो मोमेंटम मार्केट में देखा है वो काफी अच्छा रहा है। हालांकि अगर ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस और ज्यादा एस्केलेट होती है या फिर कुछ फर्दर और बाइंग हम सेंट्रल बैंक की साइड से या फिर ईटीएफ में और इन्वेस्टमेंट्स फर्दर बढ़ते हुए देखते हैं फॉर अ लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट द फर्दर अपवर्ड मोमेंटम इन द गोल्ड। और बट ये 1 लाख का लेवल अभी कहना काफी मुश्किल होगा, इतना बड़ा अनुमान लगाना। तो हमें लगता है कि एटलीस्ट इतना लाइक करीब 2025 की फर्स्ट तिमाही या फिर सेकंड तिमाही तक पॉसिबिलिटीज आर देयर कि वो लेवल टेस्ट करते हुए नजर आए, अगर ये अनसर्टेनिटी और यहां से कंटिन्यू रहती है तो।
आप बताइए मनोज जी, आपकी राय क्या है? आपको लगता है कि 1 लाख का लेवल बहुत दूर है, ये काफी मुश्किल है, वक्त लगेगा इसमें? नमस्कार युष्मान जी। नमस्कार सर। मुश्किल तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। जब हम कोई भी जो है असेट क्लास की बात करते हैं तो यहाँ पे मुश्किल कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जब फंडामेंटल्स चेंज होते हैं तो सारे लेवल्स जो है वो संभावित रहते हैं। और अभी वर्तमान में जो ग्लोबल इकोनॉमी का जो परिदृश्य है और जो फंडामेंटल जिस तरह से शेपअप हो रहे हैं, चाहे वो डी डॉलराइजेशन की बात हो या ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की लगातार बाइंग हो, और हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है, चाहे वो चाइना हो, जापान हो या यूएस हो, वहां पे हम देख रहे हैं कि डेट जो है वो लगातार बढ़ रहा है। तो काफी सारी अनिश्चितताएं हैं। ऐसे में निश्चित रूप से जो सेफ हेवन असेट्स है उनकी डिमांड यहाँ पे बेहतर होती है, और वही हम यहाँ होते हुए भी देख रहे हैं। अगर हम पिछले 3-4 वर्षों की बात करें और जिस तरह से ईयर ऑन ईयर रिटर्न यहाँ पे सोना देते हुए नजर आया है, तो उसको देखते हुए लगता है कि ये कोई मुश्किल लक्ष्य नहीं है। और अगर यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशंस आगे भी बने रहते हैं तो ये लेवल संभावित है कि हम 2026 या 27 तक आते हुए देखें। तो यहाँ पे मुश्किल कुछ भी नहीं है। जिस तरह के ग्लोबल हालात है और जो फंडामेंटल्स है वो यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। तो हमारा मानना है कि ये लक्ष्य यहाँ पे आने वाले 2 से 3 वर्षों में हासिल हो सकता है। इसमें कोई ऐसा नहीं लगता है कि कोई संभावना नहीं है। बिल्कुल संभावनाएं हैं ग्लोबल परिदृश्य को देखते हुए। आपसे जब मैंने पूछा था, आपने कहा था 2025 के अंत तक, यानी अगले साल के अंत तक आपको लग रहा है कि आप इसके पीछे वजह क्या बताते हैं? आपको क्यों लग रहा है कि 1 लाख रुपए का सोना अगले साल के अंत तक हो सकता है? गुड इवनिंग विश्वमोहन जी। देखिए, अभी तो अगर फिलहाल अभी की बात करें तो जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स है, उस हिसाब से तो हमने तेजी ऑलरेडी फैक्टरिंग देखी है। बट आगे भी अगर हिस्टोरिकली देखें तो अभी भी हालांकि फेड के जो रेट कट्स है वो तो कोई बात नहीं कर रहा है, बट शायद ये ईयर एंड से पहले अगर हम देखें तो शायद रेट कट्स हो सकते हैं। और यूजुअली हिस्टोरिकली जब भी हमने देखा है कि 2000 की साल में, 2008 की साल में या 2018 की साल में, जब जब भी फेड ने रेट कट किए हैं तब तक सोना मिनिमम 56% से 200% तक की रैली देखने को मिली है। तो अभी फिलहाल जो सोना है वो यूएस के इन्फ्लेशन का डेटा भी नहीं देख रही है, यूएस का इंटरेस्ट रेट भी नहीं देख रही है। अभी की जो फिलहाल है वो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स पे है। बट अगर एक बार जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स मुझे लग रहा है कि आगे जाके थोड़ा ठंडे हो जाएंगे, फिर मार्केट वही रेट कट फेड के ऊपर फोकस करेगा। और हमने देखा है, जैसे मैंने बताया हिस्टोरिकली, कि जब जब भी एसेट क्लास में रेट कट होता है तब तक सोना जो है वो काफी तेज ऊपर जाता है। और अभी जिस हिसाब से लोग डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं, इस हिसाब से फिजिकल गोल्ड जो है उसकी भी बाइंग बढ़ रही है। चाइना की तरफ से हमने देखा कि वहाँ पे कोई एवेन्यू नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। प्रॉपर्टी मार्केट स्लम्प है, इक्विटी मार्केट स्लम्प है, तो उसकी वजह से एशिया में काफी बाइंग हो रही है। अभी तो वेस्टर्न में भी देख रहे हैं तो काफी इक्विटी मार्केट के सामने गोल्ड हेज कर रहे हैं। तो आगे जाके भी मुझे लग रहा है कि सेंट्रल बैंक के साथ साथ जो ईटीएफ के इन्फ्लो है वो भी बढ़ेंगे, जिसकी वजह से प्राइसेस सपोर्ट होगी। मुझे एक्सपेक्टेशन है कि 2025 के एंड में या अर्ली 2026 में हमें सोना एटलीस्ट 2850 या यहाँ पे 95 से 1 लाख रुपए के बीच में हम दिख सकते हैं। 2025 के अंत तक आपको लग रहा है ये लेवल? सैम, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? हमने एक एक्सपर्ट्स के बीच में एक पोल किया था कि 1 लाख रुपए भी सोना क्या हो सकता है। क्या आप भी मानते हैं कि 1 लाख सोना हो सकता है? अगर हो सकता है तो कब तक? नमस्ते। मुझे लगता है कि देखिए, जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स आ रही हैं, जब हमने देखा कि शनिवार को प्रॉब्लम्स आई, उसके बाद मंडे को भी $20 से ऊपर से ज्यादा वेरिएशन भाव के अंदर नहीं आया। अभी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ा राइज होती है, फिर भी $50-100 ऊपर नीचे के अंदर भाव अभी भी खेल रहा है। लेकिन जो जितनी भी कंट्रीज हैं, वो जो अपने उनके सेंट्रल बैंक से, आप चाइना देखेंगे 225 टन के करीब लास्ट ईयर, कजाकिस्तान बाय कर रहा है, कुछ इंडिया बाय कर रहा है, लोग बाय कर रहे हैं। सो मुझे लगता है कि जो गोल्ड रेट है वो धीरे धीरे 2372 आया, फिर 23 वापस $30 तक आया, नीचे तक भाव सस्टेन नहीं कर पा रहा है। $50-100 की मंदी अगर आएगी तो वो टेम्पररी मंदी आएगी, लेकिन फिर वापस गोल्ड 2500, 2600-2700 तक जाएगा। जो गोल्ड है वो आप देखेंगे कि 2025 का टारगेट मेरा 2700 to $2800 के आसपास है। 2026 के आसपास आप देख सकते हैं, अगर इसी तरीके से कॉन्फिडेंस
सब कंट्रीज का रहा। डी डॉलराइजेशन जिस तरीके से हो रही है, हम बात बार बार करते हैं डी डॉलराइजेशन की, लेकिन ये एक्चुअली हो रही है। जो डॉलर्स जितने भी चाइना ने देखा है कि टर्की के अंदर जो प्रॉब्लम हो रही है, मतलब अपना एशिया में जो प्रॉब्लम हुई या बाकी कंट्रीज में जो प्रॉब्लम हुई, उसके अंदर डॉलर्स का कोई महत्व नहीं रह गया था। तो उन्होंने सब कंट्रीज ने ये सोचा है कि वॉर के टाइम के ऊपर सोने के ऊपर ज्यादा भरोसा किया गया, इस वजह से सेंट्रल बैंक ज्यादा बाइंग कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि 3 इयर्स का टाइम है जिसके अंदर अपन 95,000 टू 1 लाख रुपीस का भाव सोने के अंदर देख सकते हैं। और कंज्यूमर के अंदर भी आप देखेंगे, आज भी आप कंज्यूमर को देखेंगे, कोई भी ओल्ड गोल्ड की सेलिंग वापस नहीं आ रही है मार्केट के अंदर, जिसका मतलब कि ये है कि कस्टमर के अंदर आज भी कॉन्फिडेंस है कि ये भाव जो 75 का है, ट्रिपल एंड विद जीएसटी का जो भाव है, वो 80-82 तक आने वाले टाइम 2-3 महीने के अंदर हमको दिख सकता है। तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, कंट्रीज का कॉन्फिडेंस, शेयर मार्केट, ईटीएफ, जितने भी लोग हैं, सबका कॉन्फिडेंस अभी गोल्ड के अंदर बढ़ चुका है। और आने वाले टाइम के अंदर ये बहुत पॉजिटिव संकेत है कि 95 टू 1 लाख का भाव 2026 एंड या 27 तक देखने को मिल सकता है। ओके, यानी 26 में आपको भी लग रहा है कि 1 लाख का भाव हो सकता है अभी। लेकिन मौजूदा सिनेरियो को हम आप देखें तो क्या लग रहा है आपको, कौन खरीद रहा है सोना इस तेजी के बाद भी? क्या आपके जो मेंबर्स है वो क्या कह रहे हैं? क्या उनके यहाँ खरीदारी है, फिजिकल में बाइंग है उस तरह की, या सिर्फ पेपर ट्रेडिंग हो रही है, जो तेजड़ियाँ हैं वहाँ पर खरीदारी हो रही है, फ्यूचर्स मार्केट में खरीदारी हो रही है? सेंट्रल बैंक की तो रिपोर्ट है, लेकिन क्या अगर आप जो डेटा, अगर हिस्टोरिकल अगर डेटा करें और उस रन रेट के आधार पर आप देखें तो वो डेटा नहीं लगता कि इतनी तेजी आएगी। जो 12,000 रुपए की तेजी आई है 1.5-2 महीने में, वो तेजी सिर्फ सेंट्रल बैंकों की बाइंग से तो नहीं आई है। तो आप कैसे रीड कर रहे हो, कौन खरीद रहा है सोना? टेक्निकल बाइंग इसको कहते हैं। आज अगर कोई भी डाटा हो, यूएस का डाटा पॉजिटिव आया, इन्फ्लेशन का पॉजिटिव आया, जितने यूएस के जॉब्स डाटा पॉजिटिव आए, उसके बावजूद सोना आगे बढ़ा है। जो इसके अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, यूएस में हुई, कुछ चाइना में हुई, सबके एक्सचेंजेस में हुई, उसके वजह से रेट्स बढ़ना चालू हुए मार्च के अंदर। अभी मैं कहना चाहूंगा इस वजह से टेक्निकल ट्रेडिंग या जो फ्यूचर ट्रेडिंग के हिसाब से रेट्स बढ़े। अब मैं इसको, आपका क्वेश्चन को दूसरे हिस्से में काट के बताता हूं कि एंड कंज्यूमर आज भी बाइंग के तरफ जुड़ा हुआ है। मार्च के अंदर आप देखेंगे ईयर एंडिंग बुक्स क्लोजिंग के हिसाब से सिर्फ जेम एंड ज्वेलरी मार्केट नहीं, लेकिन बाकी मार्केट्स के अंदर भी थोड़ा सा धीमापन होता है। मगर अप्रैल जैसे चालू हुआ, अक्षय तृतीया, फिर अपना विशु, फिर अपना नया साल होता है ईस्ट के अंदर, अपना 9 तारीख को महाराष्ट्र के अंदर फेस्टिवल नया साल बनाया जाता है, उसकी बाइंग मोटा मोटी ठीक हुई है। लोगों ने दुकान के अंदर जाकर बाइंग की है, बुकिंग करवाई है ज्वेलरी की। लेकिन मैं इसको फिर भी मानता हूं कि पिछले साल से ये 10% अभी भी कम है जो वॉल्यूम टर्म्स के अंदर बिजनेस हुआ है। 10 मई को जो अक्षय तृतीया है, उसके लिए भी रिटेलर्स अपनी ज्वेलरी अच्छी तरह भर रहे हैं, रेट काट के भर रहे हैं। बैंक से भी जो सोना खरीदा जा रहा है, जो ओपन मार्केट से खरीदा जा रहा है, वो रेट काट के खरीदा जा रहा है, ओपन रेट नहीं रखा जा रहा है। तो लोगों को कॉन्फिडेंस है कि रेट्स बढ़ेंगे, कंज्यूमर को कॉन्फिडेंस है रेट्स बढ़ेंगे। बाइंग 10 to 15% लास्ट ईयर से कम है, लेकिन फिर भी मार्केट के अंदर बाइंग और कस्टमर्स अभी भी जमीन अपना रिटेलर्स की शॉप के अंदर फ्लॉक कर रहे हैं। और फ्यूचर्स के अंदर जिस तरीके से जब तक ये बुल्स हावी है हमारे गोल्ड के ऊपर, तो तब तक ये रेट्स फिर से बढ़ते रहेंगे। जब तक बुल्स इसको नहीं छोड़ेंगे, तब तक रेट्स धीरे धीरे आगे इसी स्पीड से आगे बढ़ते रहेंगे। आपको लग रहा है कि भले ही पिछले साल के मुकाबले कुछ कम बाइंग जरूर हो रही है, लेकिन अभी भी लोग ग्राहक आ रहे हैं। मनोज जी, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है गोल्ड मार्केट में किस तरह के ट्रेंड है? आपने कुछ नोटेबल ट्रेंड्स ऑब्जर्व किए हैं क्या इस मार्केट में, इस तेजी में? और लग रहा है कि ये तेजी टिकने वाली है, जो करंट तेजी है? मैं लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूं मनोज जी। बिल्कुल, यहाँ पे जो तेजी है वो थोड़ी सस्टेनेबल लगती है, क्योंकि जैसा कि जो कलीग भी बता रहे थे कि इतनी तेजी होने के बाद भी जो ओल्ड गोल्ड का जो फ्लो मार्केट में आना चाहिए था, वो आता हुआ नजर नहीं आ रहा है, पहली चीज। दूसरी बड़ी चीज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स है, उनकी जो बाइंग है वो अभी भी काफी एग्रेसिव है, और जो नंबर्स हैं वो काफी इंकरेजिंग है। तीसरी चीज हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स की इतनी मजबूती के बावजूद हमने सोने को ऊपरी लेवल्स पर सस्टेन होते हुए देखा है। तो ये कुछ बड़े इंडिकेटर हैं जो ये इशारा कर रहे हैं कि आगे भी जो ये बढ़त है ये बरकरार रहेगी, और मोमेंटम जो है वो बना रहेगा पॉजिटिव। यहाँ पे अब लेवल्स ऐसे हैं तो $150 की तेजी मध्य हो सकती है, लेकिन जो तेजी है वो अभी यहाँ पे सस्टेनेबल दिखाई देती है। भाविक, आप बताइए, आपको लग रहा है ये तेजी सस्टेनेबल है शॉर्ट टर्म में?
जी जरूर सर। जैसे देखिए मनोज जी ने भी बताया, क्योंकि पहले भी हमने देखा था कि जब 2300 पे सोना आया था तो काफी सारे एशियन मार्केट जैसे थाईलैंड थे, वियतनाम में, तो वहां पे जो ओल्ड गोल्ड थे वो लोग बेच रहे थे। बट इस बार की अगर तेजी में देखें तो वो ओल्ड गोल्ड जो है वो बेच नहीं रहे। दैट मीन्स के एंटिसिपेशन अभी भी लग रहा है कि पॉजिटिव। दूसरी बात करें तो जो भी टेक्निकल बैरोमीटर है कि जहाँ पे जो बढ़ता है उसके सामने सोना नीचे आता है, वो वर्क नहीं कर रहा है। जैसे यूएस की ट्रेजरी यील्ड है, वो भी हम देख रहे हैं कि बढ़ रहा है, तो सोना कम होना चाहिए बट नहीं हो रहा है। डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है। अभी यूएस की इन्फ्लेशन को जो डेटा है वो भी बढ़ के आई। एंटिसिपेशन है कि रेट कट है वो शायद कम हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो भी ये सारे नेगेटिव फैक्टर्स के बावजूद भी अगर देखें तो गोल्ड में कोई करेक्शन नहीं है। इनफैक्ट जियोपॉलिटिकल क्राइसिस अगर थोड़े ठंडे होते हैं तो मुझे लग रहा है शायद शॉर्ट टर्म छोटा करेक्शन आ सकता है, क्योंकि मार्केट ओवर स्ट्रेच है। पर जब भी मार्केट कोई भी नेगेटिव न्यूज फैक्टर कर रहा है और करेक्शन नहीं आता है, दैट मीन्स कि एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में ये जो करेक्शन है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा। और मुझे लग रहा है कि ये जो रैली है वो सस्टेनेबल है, टिकाई है। कि टिकाऊ रैली है। नीचे कहां तक आप देख रहे हैं? नीचे भाविक छोटा छोटा जवाब दीजिएगा, कहां तक देख रहे हैं नीचे गोल्ड को आते हुए आप? नीचे मुझे 70,800 से 70,500 तक दिख रहा है। आपको नहीं गिरावट दिख रही है? चलिए सचिन आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? इस तेजी को आप कैसे रीड कर रहे हैं? आप क्या सेंस कर रहे हैं यहाँ पर? हाँ जी विश्वमोहन जी, जैसे कि अदर कलीग्स ने भी बताया कि सस्टेनेबल तेजी है, और मुझे भी लग रहा है कि तेजी जो है ये सस्टेनेबल है। मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी गोल्ड जो है अपना इतना बड़ा गेन लूज करता हुआ नजर आएगा। मुझे लगता है हाल फिलहाल के लिए अभी करीब 69,000 और 70,000 के आसपास का जो है वो बेस यहाँ पे गोल्ड में बन चुका है, और इन लेवल्स को ब्रेक करना थोड़ा सा लाइक मुश्किल रहेगा गोल्ड के लिए शॉर्ट टर्म में। सो ये तेजी काफी सस्टेनेबल है। अदर फैक्टर्स पर अगर हम बात करें, लाइक जिस तरीके से फंडामेंटल्स डेवलपमेंट्स होते हुए नजर आ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस के साथ साथ अगर अदर साइड में हम देखें तो यूएस की कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो कि लाइक नेगेटिव फॉर द गोल्ड है, उसके बाद में भी डिस्पाइट ऑफ दैट गोल्ड जो है वो आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। सो क्लियरली इंडिकेशंस मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अदर साइड से अगर देखिए, सेंट्रल बैंक की साइड से ईटीएफ में भी अच्छा खासा इनफ्लो होता हुआ नजर आ रहा है। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि गोल्ड को जो है वो एक सस्टेनेबल मोमेंटम्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमें लगता है कि ये जो तेजी है ये सस्टेन नजर आएगी। डाउन साइड में अगर कोई फॉल करंट मार्केट से आता भी है तो 69,000 70,000 के आसपास में बेस बनता हुआ नजर आएगा। आप महेंद्र जी आप भी सहमत है? आपको भी लग रहा है? और आप क्या देख रहे हैं, किस तरह का रेंज देख रहे हैं शॉर्ट टर्म में गोल्ड का? गोल्ड के रेट मुझे लग रहा है कि एक 68,000 तक का एक मोमेंटम दिखाना चाहिए नीचे की तरफ, जहां पर मैं कब तक? या 68,000 तक आ सकता है शायद। कब तक? कोई टाइम फ्रेम है आपका? हाँ, एक मुझे लगता है कि में आप एक 15 दिनों में ये रेट देख सकते हो, लेकिन उसके बाद वो जो मूवमेंट आएगा वो $2,500 क्रॉस कर जाएगा। यानी आपको लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में 68,000 तक आ सकता है नीचे करेक्ट होके, लेकिन उसके बाद एक बड़ी तेजी की उम्मीद है। सैम आपसे मेरा सवाल था, एक एसोसिएशन के चेयरमैन के नाते आप निवेशकों और खरीदारों को जो आपको यहाँ पर देख रहे हैं क्या सलाह देंगे? क्योंकि आप देश के सबसे क्रेडिबल न्यूज़ नेटवर्क पर बोलेंगे और ये शो लाइव भी है और रिकॉर्ड भी हो रहा है और आगे भी रिपीट होगा और सोशल मीडिया पर आजीवन मौजूद रहेगा, इसलिए ऐसा कुछ बोल के मत निकलिएगा। लोग इसे देखेंगे और आपकी बातों को क्रेडिबिलिटी के साथ लेंगे। आप क्या सलाह देंगे जो यहाँ के खरीदार, ट्रेडर, निवेशक जो आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या सलाह है इस तेजी के बाद? अब देखिए $1,375 75,500 का जो रेट है 24 कैरेट का, इसके अंदर 500 से 1,000 रुपए की ज्यादा से ज्यादा मंदी आ सकती है। यानी कि अभी टेम्पररी आप पकड़े कुछ दिनों के लिए 70,000 का बेस ये 100% है। लेकिन बहुत बार देखा गया है कि कस्टमर जब भी रुकता है, वेट करता है, बोलता है और नीचे आ जाएगा और नीचे आ जाएगा, तो सोना खरीदने से चूक जाता है, मतलब टाइम से रह जाता है। राइट लोएस्ट लेवल पे बाय करना और हाईएस्ट लेवल पे सेल करना, इतनी किस्मत बहुत कम लोगों की होती है। तो मैं सभी को यही सलाह देना चाहूंगा कि जितनी डिप्स आती हैं उस पे बाय करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में अगर 2-3 साल के बाद भी घर में फंक्शन है या कोई शादी का इवेंट है या कोई और चीज के लिए सोच बना रहे हैं बाइंग के लिए, तो उसकी बाइंग से सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के हिसाब से सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करना चालू करें। थोड़ा 20% 30% बाइंग अभी करें, थोड़े डिप्स आए अगर 500-700 रुपए के फिर बाइंग करें। लेकिन 71-72 के अगर रेट्स आने वाले 15 दिन से 40 दिन के अंदर दिखेंगे तो अपनी बाइंग पूरी कर लें। लेकिन 20-25-30% की बाइंग अभी इमीडिएटली करना को चालू कर देना चाहिए। थर्ड मैनर में खरीदे, एक साथ
ना खरीदे, धीरे धीरे जैसे जैसे थोड़े करेक्शन आए आपको नीचे के लेवल पे भी एवरेज आउट करें, ये सलाह सैम की तरफ से आ रही है। चलिए अब आप बताइए आपका प्रिडिक्शन क्या है। मनोज जी आप क्या सलाह देंगे, अगर किसी को खरीदारी करनी है तो किन लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए गोल्ड को? विश्वमोहन जी, जब से ये कमोडिटी मार्केट की शुरुआत हुई है तब से ही मैं कहता आया हूँ कि एवरी टाइम इज अ राइट टाइम टू बाय गोल्ड। तो सोने को आप जब भी खरीदते हैं उस समय आपको महंगा लगता है, लेकिन जब आप 1 साल के बाद देखते हैं तो आपको लगता है कि आपका निर्णय बिल्कुल सही था। तो सोना किसी को भी लेना है तो अपने पोर्टफोलियो में बिल्कुल 10 से 15% इसका अलोकेशन रखें और सिप मोड में लेते रहें। काफी सारे माध्यम में खरीदने के, तो जैसा आपका रिस्क एपेटाइट है, आपकी कैपेसिटी है, उस हिसाब से आप निवेश करें और सिस्टमेटिकली करते रहें। बड़ी गिरावट का वेट ना करें। आप जब एसआईपी के रूप में निवेश करते हैं तो आपकी एवरेजिंग होती रहती है और ईयर ऑन ईयर जो रिटर्न है इस असेट क्लास का लंबी अवधि से पॉजिटिव रहा है। तो आप सिप के रूप में निवेश करते रहें और लगभग 15% अलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में सोने का जरूर रखें। सैम का भी था कि आप स्टैगर्ड मैनर में खरीदे, आपको भी लग रहा है कि एसआईपी के जरिए सिस्टमैटिक इन्वेस्ट करें, यहाँ पर हर भाव पर एवरेज खरीदने का मौका मिलेगा। ये बेहतर रणनीति है क्योंकि मौजूदा तेजी के बाद अब रिस्क फैक्टर जिस तरह से हैं तो ये सलाह बेहतर दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से। सचिन जी आप बताइए आप क्या सलाह देंगे, किन लेवल्स पे खरीदे? हाँ जी विश्वमोहन जी, मैं दोनों एक्सपर्ट से बिल्कुल सहमत हूँ। बिकॉज गोल्ड को खरीदने का कोई टाइम नहीं होता है। गोल्ड जिस भी लेवल पे खरीदो, नेक्स्ट ईयर आपको यही लगता है कि काफी अच्छा डिसीजन रहा और आपने खरीद लिया। बिकॉज गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसकी चमक जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आई। अगर हम पिछले 10 ईयर्स 20 ईयर्स का भी डेटा उठा के देखें तो गोल्ड में एक अच्छा खासा एप्रिसिएशन हमने देखा है। अगर सीएजीआर की भी बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 11 to 12% के आसपास की जो है सीएजीआर यहाँ पे नोट किए गए। सो गोल्ड में खरीदने का कोई एक निश्चित टाइम नहीं होता है। जहां डिप मिलती है उस डिप पर आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। इवन अगर एसआईपी के थ्रू करना है या फिर मेरा यहाँ पे सलाह यही रहेगा कि एक लमसम इन्वेस्टमेंट ना करते हुए एसआईपी के थ्रू ही करिए। 25% 30% का बाइंग हर डिप पे करते जाइए, जिससे एक एक्यूमुलेटेड प्राइस भी आपको मिल जाएगी। और फिर लॉन्ग टर्म के लिए अगर प्राइस को उसको रखते हैं तो फिर अच्छा खासा रिटर्न जो है वो फर्दर आप गोल्ड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ईटीएफ में बाइंग करनी है ईटीएफ के थ्रू कर सकते हैं, सोवरेन गोल्ड इज आल्सो वन ऑफ द ऑप्शन जिसके थ्रू गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ओके चलिए अब आप बताइए महेंद्र जी, आप अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि फिजिकल गोल्ड और वर्सेस पेपर गोल्ड, आप इस पे क्या कहेंगे? आपके थॉट क्या है अगर इन्वेस्टर को इन दोनों में चुनना हो तो? यही सलाह दूंगा कि आप अपना इन्वेस्टमेंट सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में जरूर करें। उसका कारण भी एक है कि यहाँ पर आपको जीएसटी परचेस पे नहीं लगता है। दूसरी बात, आपको रेट जो है बेचते टाइम का वहां पर कोई कटौती नहीं रहती है, रेट टू रेट मिल जाता है। सबसे बड़ी चीज, गोल्ड लेने के बाद हमें घर में रखने से कोई बढ़ता नहीं है कभी भी। लेकिन अगर आप गोल्ड सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में लेते हो तो वहां पर आपको सालाना 2.5% का ब्याज मिलता है। यानी कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है उसके ऊपर आपको 2.5% ज्यादा एप्रिसिएशन भी मिलता है। अगर वो उसे गोल्ड बीज में वगैरह अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका वो रिटर्न 3.5% भी ज्यादा हो सकता है। तो गोल्ड में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो डिजिटली फॉर्म में करिए, जहां पर आपको जीएसटी का भी कोई इशू नहीं आता है। और सबसे बड़ी चीज यानी कि बिक्वाली करते वक्त हमें पूरे पैसे मिल जाते हैं। अब चलिए अब ब्याज चांदी की मिलता है बात वो अलग कर से। लेते हैं, क्योंकि चांदी में भी जिस तरह की रैली दिखी है, आगे के क्या ये सस्टेन होने वाली है? और चांदी को लेकर तो आंकड़े जो आ रहे हैं, चाहे वो इंपोर्ट के नंबर्स हो या फिजिकल बाइंग के, वो भी गोल्ड के मुकाबले बेहतर दिख रहे हैं। सैम आपका व्यू क्या है चांदी को लेकर, क्या सलाह देंगे चांदी में लोगों को? देखिए, गोल्ड की रैली आ गई थी। गोल्ड और चांदी एक साथ हमेशा चलते थे। अभी गोल्ड की रैली अचानक से आई है। पिछले महीने 1068% की सिल्वर ज्यादा इंपोर्ट हुआ इंडिया के अंदर। 2932 टन्स पिछले फरवरी मार्च में हुआ इंपोर्ट सिल्वर का बहुत अच्छा फ्यूचर है। इसकी यूटेंसिल्स, इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन, उसके हिसाब से जो चांदी इतने टाइम से दबी हुई थी वो चांदी अभी 82 83 से वापस ऊपर की तरफ जा रही है। चांदी के अंदर भी हम देखेंगे आने वाले 6 मंथ्स के अंदर हम जो रेट्स हैं वो 1 लाख के करीब जल्दी आ जाएंगे। हम गोल्ड के अंदर सोचते हैं कि 2 से 3 साल लगेंगे, लेकिन चांदी के अंदर उससे जल्दी रिजल्ट आएगा। आज भी आप देखें चांदी की ज्वेलरी, चांदी की पायल, चांदी के बर्तन, इसकी सेल्स एंड कंज्यूमर पॉइंट के तरफ से काफी अच्छी हो गई है।
और जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर गोल्ड जो नॉर्मली सिर्फ गहने के रूप में और बाकी इन्वेस्टमेंट के रूप में यूज किया जाता है, चांदी वो बाकी इंडस्ट्रियल पर्पसेस के यूज करने के वजह से भी अभी बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही है। चांदी आने वाले टाइम के अंदर जितना गोल्ड ने रिटर्न्स दिया है उसके मुकाबले में बेटर रिटर्न्स चांदी के अंदर आने वाले इस साल के अंदर आते हुए दिखते हैं। चलिए मनोज जी, अभी फटाफट से बता दीजिए, चांदी पर आप अपना व्यू दे दीजिए। क्या उस तरह की तेजी जैसा सैम कह रहे हैं आप भी उम्मीद कर रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पे चांदी आने वाले समय में सोने को आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। जिस तरह के इंडस्ट्रियल यूजेज हैं और यहाँ पे जो ज्वेलरी की डिमांड है वो भी आने वाले समय में सिल्वर में बढ़ती हुई नजर आएगी। ये साल के आखिर तक हमने 90,000 तक के लक्ष्य रखे थे, लेकिन जो तेजी अभी यहाँ देखने को मिली है शुरुआत के 3-4 महीनों में, तो हमारा मानना है कि शायद 1 लाख के जो स्तर है वो 2024 में ही देखने को मिलेंगे। तो चांदी भी जो आउट परफॉर्मेंस है वो इस साल भी बना रहेगा और आने वाले सालों में भी जो है एक अच्छी बढ़त की संभावना अब चांदी में भी नजर आती है। आपका व्यू चांदी पर? सचिन गुप्ता, आपसे मेरा सवाल था, चांदी पर आपकी राय क्या है? वेल विश्वमोहन जी, मेरा भी व्यू जो है चांदी पर पॉजिटिव ही है। मुझे लगता है कि एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम चांदी में लॉन्ग टर्म के लिए देखने को मिल सकता है, बिकॉज इंडस्ट्रियल डिमांड जैसे जैसे इंप्रूव होती जाएगी चाइना और यूएस की साइड से, यहाँ पर एक अच्छा आउटपुट जो है वो चांदी में देखने को मिलेगा। एंड ऑफ 24 तक अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि 1 लाख के आसपास तक के लेवल्स जो है वो यहाँ पर टेस्ट करते हुए चांदी नजर आएगा। 10 सेकंड अब सिर्फ बचे हैं। भाविक, आप बता दीजिए चांदी पर अपना व्यू क्या है, आपका क्या व्यू है? जी, मुझे भी लग रहा है कि चांदी आउट परफॉर्म करेगी। अक्रॉस द लाइन सारे सेंट्रल बैंक से वो रेट कट करेगी, जो एक अच्छा एनवायरनमेंट रहेगा चांदी के लिए, जहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से 2 साल में चांदी आउट परफॉर्म करेगी सोने के कंपेरेटिवली। ओके, आउट परफॉर्म करती चांदी दिखती है। महेंद्र जी, आखिरी सवाल बताइए, चांदी का रेंज आप क्या देखते हैं? 10 सेकंड में प्लीज। जैसे मेहरा जी ने भी बताया, चांदी में लिटरली बहुत ही अच्छा सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, इंडस्ट्रियल भी डिमांड होता है, तो चांदी भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, ऐसा मुझे भी लगता है। ओके, शुक्रिया महेंद्र जी आपका, मनोज जी, भाविक जी, सचिन गुप्ता जी और सैम मेहरा जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।